गाइस, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और न्यू एनीमे का एक्सप्लेनेशन। और जिस एनीमे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है प्लास्टिक मेमोरीज। इस एनीमे का जॉनरा है कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, साइंस फिक्शन और टोटल एपिसोड्स है इसमें 13। तो ये एनीमे एक ऐसे वर्ल्ड में सेटअप है जहाँ पे ह्यूमन और एंड्रॉइड्स एक साथ रहते हैं। और ये जो एंड्रॉइड्स है ये बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखते हैं, इनमें इमोशंस होती है, इनकी खुद की पर्सनैलिटी होती है। तो क्या होगा जब एक ह्यूमन एक एंड्रॉइड से प्यार करने लगेगा? तो इस एनीमे में एक ह्यूमन और एंड्रॉइड के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, और किस तरीके से दिखाया गया है और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको इस एनीमे में देखने को मिलेगी। तो आगे की स्टोरी अगर जाननी है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहो और इस एपिसोड को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका एपिसोड के स्टार्ट में इस एनीमे का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि 18 साल का है और इसका नाम है सुकासा मिजुगाकी। तो ये भागते हुए एक एलिवेटर पे जाता है और मन में बोलता है, पता नहीं मैं कैसे हैंडल करता अगर मेरा लाइफ स्पैन प्री डिटरमाइंड होता। और तभी वहाँ एक लड़की को देखता है जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और फिर मन में बोलता है उसे देख के, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया बिना तुम्हारा नाम जाने। और इसी के साथ इस एनीमे की शुरुआत होती है। अब मॉर्निंग में सुकासा निकल जाता है अपनी नई जॉब के लिए SAI कॉरपोरेशन पे, ऐसी कंपनी जहाँ पे एंड्रॉइड्स जिन्हें ये गिफ्टिया बोलते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। वो हेडक्वार्टर्स में टर्मिनल सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है और जहाँ से उसे सीधे हेडक्वार्टर्स के पीछे वाली जगह भेज दिया जाता है। सुकासा अंदर जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आसपास के लोगों को देखता है फिर वो वहां पे। तभी एक बंदा बोलता है, मैं सेक्शन चीफ यामानोबे हूँ, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो काजुकी कुवानोमी से पूछ सकते हो तुम, ये इंचार्ज है फील्ड ड्यूटी की। काजुकी बोलती है, इस साल तो कोई नया बंदा आना ही नहीं था। और फिर कंप्लेंट करती है कि गिफ्टिया की कमी थी यहाँ पे जिससे उसके लिए पार्टनर भी नहीं है। और जो सेक्शन चीफ होता है वो बोलता है कि जनरल मैनेजर ने इसे रिकमेंड करा तो मुझे लेना ही पड़ा इसे। सुकासा फिर बोलता है, टर्मिनल सर्विस में किस तरीके का काम होता है? यामानोबे बोलता है, क्या जनरल मैनेजर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सुकासा बोलता है, नहीं। काजुकी फिर उसे गिफ्टिया के बारे में बताती है जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद ये सुकासा को कुछ गिफ्टिया से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनके नाम होते हैं कॉन्स्टेंस, सैरी और जैक। तभी एक बंदा जिसका नाम रेन है वो बोलता है, मैं एक ह्यूमन हूँ। सुकासा बोलता है, इनमें तो कुछ डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा। काजुकी बोलती है, गिफ्टिया का लाइफ स्पैन होता है 81,920 आवर्स, जो कि एग्जैक्टली 9 ईयर्स और 4 मंथ्स है। अब वो बताती है कि जब गिफ्टिया का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो उनकी मेमोरी चले जाती है और पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं और वायलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं वो। और तब टर्मिनल सर्विस ओनर के घर से उन्हें लेकर आती है और इस प्रोसेस में हम टीम का यूज़ करते हैं जिसमें एक ह्यूमन और एक गिफ्टिया होते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ के लिए कोई गिफ्टिया नहीं है अभी। तभी वही लड़की जो स्टार्टिंग में दिखाई जाती है वो अंदर आती है। उसे देख के सुकासा बोलता है, ये लड़की। काजुकी बोलती है, क्या तुम इसे जानते हो? सुकासा बोलता है, मैंने इसे देखा था कुछ टाइम पहले। यामानोबे बोलता है, क्यों ना आयला को सुकासा का पार्टनर बना दिया जाए। तो इसका नाम है आयला और ये एक गिफ्टिया है। तो आयला जो है वो इस एनीमे की मेन फीमेल कैरेक्टर है। काजुकी बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? और इसके अगेंस्ट होती है वो बिल्कुल ही। तभी आयला बोलती है, मैं समझ गई। और अब ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं। सुकासा उससे हाथ मिलाता है और पूछता है, जब तुम पहले मिली थी तो क्या देख रही थी तुम? आयला बोलती है, एरर, मुझे समझ नहीं आया जो तुमने पूछा, दोबारा पूछो। सुकासा दोबारा बोलता है और उसका आंसर वही होता है। तभी जैक आ जाता है और बोलता है, हे मिचिरू, ये नया बंदा तो आयरा का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। तभी एक लड़की आती है और बोलती है, आयरा तुम्हें ध्यान देना चाहिए, लगता है इस बंदे के दिमाग में गंद भरी है। और बोलती है, मैं हूँ मिचिरू, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, यहाँ खड़े मत रहो, हम बाहर जा रहे हैं। सुकासा बोलता है, कहाँ? मिचिरू बोलती है, एक असाइनमेंट करने, और क्या। इसके बाद ये सब कार से जा रहे होते हैं। मिचिरू सुकासा से उसकी एज पूछती है। सुकासा बोलता है, मैं 18 साल का हूँ। जैक बोलता है, मिचिरू 17 की है। मिचिरू बोलती है, मैं सीनियर हूँ यहाँ पे, तो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें। जैक बोलता है, मिचिरू ने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया है और उस टाइम पे काजुकी इस पर चिल्लाया करती थी ऐसे ही। मिचिरू बोलती है, अपना मुंह बंद रखो। सुकासा फिर आयला से बोलता है कि गिफ्टिया और ह्यूमन एक साथ काम क्यों करते हैं? आयला बोलती है, हमारा काम मार्क्समैन और स्पॉटर में डिवाइड होता है। ये गिफ्टिया का काम होता है कि वो बातचीत करे टारगेट से जिसे वापस लाना है और उनके ओनर से भी। जैक बोलता है, तुम स्पॉटर हो सुकासा, तुम्हारा काम तुम्हारे पार्टनर पे नज़र रखना है, वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं। सुकासा फिर उससे बोलता है, क्या कोई मैनुअल वगैरह नहीं है? मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आयला उसे एक डायरी देती है और बोलती है, सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, इस काम को करने में कभी रिवॉर्डिंग फील नहीं होता, मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ये हमारा काम है।
अब सुकासा उस डायरी को खोलता है, उसमें आयला ने रिट्रीवल टारगेट के साथ क्या क्या किया वो लिखा होता है, जो कि सुकासा के किसी काम नहीं आता। अब ये लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें गिफ्टिया लाना है और जैक जाके बेल बजाता है घर की। मिचिरू बताती है कि गिफ्टिया बातचीत करने में बहुत बढ़िया होते हैं और उन्हें अपना काम अच्छे से आता है। अब जैक उस गिफ्टिया को पिक करता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। मिचिरू बोलती है गिफ्टिया रिट्रीवल के दौरान हमें कुछ लॉस फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले ओनर को एक एग्रीमेंट साइन करना होता है एडवांस में, और ओनर प्रेजेंट होना चाहिए रिट्रीवल के टाइम। इसके बाद गिफ्टिया को एक रिंग पहनाई जाती है और उसकी बॉडी को रख दिया जाता है और इसी के साथ जो है गिफ्टिया का रिट्रीवल कंप्लीट हो जाता है। अब जाते टाइम सुकासा बोलता है कि ओनर का प्रेजेंट होना जरूरी क्यों है। मिचिरू बोलती है प्राइवेसी के लिए। गिफ्टिया के पास उनकी सारी मेमोरीज होती है तो वो लीक ना हो जाए, इसलिए उनका होना जरूरी है एंड तक। अब गिफ्टिया को पहुंचाने के बाद सुकासा बोलता है कि एडवर्ड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही थी। मिचिरू बोलती है अपीयरेंस से जज मत करो, अगर हम उसे 12 घंटे और छोड़ देते तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होती। और बोलती है तुम्हें यह काम आसान लग रहा होगा मगर ये है नहीं इतना। और अगले दिन ये एक और गिफ्टिया को लेने जाते हैं मगर उसकी जो है ओनर ले जाने नहीं देती इन्हें, तो मिचिरू उसे स्किप कर देती है कुछ टाइम के लिए और बोलती है नेक्स्ट वाला मैटर तुम हैंडल करोगे। आयला ये काम कर चुकी है तो उसे इसके बारे में सब पता है। अब ये दूसरी लोकेशन पे पहुंचते हैं मगर आयला बेल बजाने जाती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और सुकासा को उसके लिए बेल बजाने को बोलती है। सुकासा बेल बजाता है और अंदर से ओनर अपने गिफ्टिया को लेके भाग जाता है। आयला उन्हें स्पॉट कर लेती है और उन्हें पकड़ने के लिए बिल्डिंग से जंप कर देती है, लेकिन सीधे जाके नीचे कूड़े के डब्बे में गिर जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में यामानोबे इन्हें काम ढंग से करने को बोल रहा होता है। जो गिफ्टिया और उसका ओनर भाग रहे थे उन्हें जैक ने पकड़ लिया होता है। तभी काजुकी वहां पे आ जाती है और सुकासा को पकड़ के आयला पे ज्यादा काम ना डालने को बोलती है। उसके बाद जो है सुकासा मिचिरू से पूछता है कि क्या आयला और काजुकी का कुछ पास्ट रिलेशन है। वो बोलती है कि कुछ सालों पहले वो टीम थे दोनों, और आज जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं काजुकी को बता दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम काम छोड़ दो इतनी जल्दी, इसमें मेरा नाम ही खराब होगा, मैं तुम्हारी ट्रेनर जो हूँ। और सुकासा को फिर उसी ओनर का असाइनमेंट दे देती है जिसने इन्हें भगा दिया था, और अब इन्हें एक नीना नाम की गिफ्टिया को उससे लेकर आना है। सुकासा बोलता है इस पर्सन से हम बात भी कैसे करेंगे। तभी आयला आ जाती है और बोलती है ये मुझ पे छोड़ दो। अब अगले दिन ये पहुंच जाते हैं लोकेशन पे और आयला बेल बजाती है। वो औरत गेट खोलती है। आयला बोलती है थोड़ी चाय पी लो, मगर वो गेट बंद कर देती है और इन्हें भगा देती है। सुकासा बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में ये था। अब अगले दिन आयला फिर आती है, लेकिन इस बार खाने के लिए भी कुछ लेकर आती है और फिर गेट बजाती है, मगर वो औरत फिर से गेट बंद करके इन्हें भगा देती है। ये लोग अगले दिन फिर आते हैं लेकिन वो फिर से इन्हें भगा देती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और फिर से टपक जाते हैं वहीं पे। और ये इनका आखिरी दिन होता है उस गिफ्टिया को लाने के लिए, और इस बार आयला ने अपने साथ बहुत ही सारा खाना लाया हुआ होता है, मगर जैसी वो गेट बजाती है वो औरत इन्हें फिर से भगा देती है। ये देख के सुकासा याद करता है कि मिचिरू ने उससे कहा था कि मैं वहाँ शाम तक आ जाऊंगी तो तब तक सब संभाल लेना। सुकासा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम ये हैंडल कर पाएंगे। तभी आयला साइड से कूदने का ट्राई करती है और नीचे गिर जाती है अंदर। तभी एक बच्ची उसे दिखती है। आयला बोलती है क्या तुम नीना हो? वो बोलती है हाँ। आयला बोलते है क्या थोड़ी चाय पीना चाहोगी? तभी उसकी ग्रैंड मदर आके बोलती है तुम अंदर कैसे आई, यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। नीना बोलती है ग्रैंड माँ हम इसे भगा नहीं सकते ऐसे, एटलीस्ट इसे शार तो लेने दो। और उसकी ग्रैंड मदर फिर मान जाती है और आयला को शार लेने देती है। नीना की ग्रैंड मदर सुकासा को बोलती है यहाँ से चले जाना, जैसी तुम्हारी फ्रेंड शार ले लेगी। सुकासा उसे बोलता है वेट, उसकी सेम बॉडी तुम यूज कर सकती हो, उसकी मेमोरीज चली जाएगी और पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी मगर बॉडी वही रहेगी। और उसकी ग्रैंड मदर को बोलता है कि ये लोग उसके लिए ऐसा करके दे सकते हैं उसे अगर वो चाहती है तो, मगर उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि नीना मेरे लिए एक फैमिली की तरह है, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगी। अब नीना आयला के बाल सुखा रही होती है और बोलती है सॉरी ग्रैंडमा तुम्हारे काम के बीच में आई। आयला बोलती है तुम्हें पता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं? नीना बोलती है हाँ। आयला बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? नीना बोलती है किस चीज़ का? आयला बोलती है अपनी मेमोरीज और पर्सनैलिटी खो देने का। नीना बोलती है मुझे नहीं पता। आयला बोलती है मगर मैं हूँ, अगर ऐसा ही होना है तो इससे बढ़िया तो ये होता कि मेरी कोई मेमोरीज ही ना होती। क्या तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहना चाहती? नीना बोलती है मैं चाहती हूँ मगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खराब हो जाऊंगी और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंड मदर सैड हो जाएगी, और अगर ग्रैंड माँ सैड हुई तो मैं भी हो जाऊंगी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती। आयला बोलती है बावजूद इसके कि वो इसके खिलाफ है। नीना बोलती है हाँ।
काश मैं उनको स्माइल करते हुए गुड बाय बोल सकती। ये सारी चीज़ें उसकी ग्रैंड मदर सुन रही होती है और फिर सुकासा के पास जाती है और फाइनली मान जाती है नीना को भेजने के लिए और बोलती है क्या तुम अपनी फ्रेंड को 4 कप चाय बनाने को बोलोगे। और अभी ये सब चाय पीते हैं और इसके बाद नीना की मेमोरीज मिटाने का टाइम आ जाता है। वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है नहाने के बाद बाल सुखाना मत भूलना और दवाई लेना भी, और फ्लावर्स को ज़्यादा पानी मत देना। और ये सब बोलते बोलते वो रोने लगती है और उसकी ग्रैंड मदर बोलती है नीना चिंता मत करो मेरी, और फिर नीना उसे बाय बाय बोलती है। इसके बाद आइला उसके कान में कुछ बोलती है और इसके बाद नीना स्माइल करने लगती है और रिट्रीवल इनका कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों के दोनों अब जा रहे होते हैं वापस। सुकासा याद करता है जब वो नीना की ग्रैंड मदर को सॉरी बोल रहा होता है और उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि भूल जाओ और थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाती है। आइला बोलती है सुकासा मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे भी बाथरूम जाना है। सुकासा बोलता है मुझे नहीं जाना, लेकिन आइला बोलती है मैं शायद रोक ना पाऊँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही चाय पी ली थी। सुकासा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है वेट अ मिनट, थोड़ा रोकने की कोशिश करो इसे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में सुकासा अपने काम पे आया होता है और तभी यामानोमे रेडी हो रहा होता है एक मीटिंग के लिए। वो आयला को चाय बनाने के लिए बोलता है। तभी रैन आके उससे बोलता है कि बॉस तुम्हें आयला को ये सब काम नहीं देने चाहिए, अब वो अब एक मार्क्समैन है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है जिसे देख के सुकासा बोलता है ये कौन है। मिचिरू बोलती है ये यासुटाका है, एक स्पॉटर, ये यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। अब काजुकी आके बोलती है हे तुम कहाँ पे थे। यासुटाका बोलता है बहुत सारी जगह, पेड लीव्स और बिजनेस ट्रिप्स। काजुकी बोलती है तो लड़कियों से मिलने को बिजनेस ट्रिप्स बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी आयला चाय लेके आते हैं यामानोमे की, मगर जो यासुटाका है वो उसे पी जाता है और फिर बोलता है तो ये है वो नया बंदा जिसे आयला के साथ टीम में रखा गया है। सुकासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर यासुटाका बोलता है तो तुम्हारा कनेक्शन मिस्टर गोडो से है जिन्होंने तुम्हें यहाँ काम दिलवाया, और बोलता है तो तुम्हारा बिग बॉस के साथ क्या रिलेशन है। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुकासा एसएआई कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है तो तुम एग्जाम में फेल हो गए। सुकासा उसे सॉरी बोलता है तो जनरल मैनेजर बोलता है कि तुम्हें अपने फादर को थैंक्स बोलना चाहिए और उसको इस कंपनी में जॉब दिलवा देता है। अब प्रेजेंट में सुकासा बोलता है बॉस मेरे फादर के फ्रेंड है। तभी यासुटाका की पार्टनर शेरी आ जाती है और उसके यहाँ काफ़ी टाइम से एब्सेंट होने की वजह से इनके काफ़ी सारे असाइनमेंट जमा हो गए थे, जिसकी वजह से शेरी गुस्सा थी और यासुटाका को वो घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में आइला और सुकासा एक गिफ्टिया को लेने जाते हैं और उसके ओनर से आइला बोलती है मैक्स को हमारे हवाले कर दो और रजिस्ट करने की कोशिश मत करना, हम टर्मिनल सर्विस से हैं। मगर उसका ये बिहेवियर देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुकासा उनके पीछे भागता है, आइला भी भागती है, मगर उसका पैर नीचे लगता है और वो सीधे जाके आगे गिरती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सुकासा उसे पोंछ देता है और पास खड़े लोगों को देख के बोलता है लगता है हमें एक और अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट सीन में मिचिरू उन सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और फिर इन्हें कार में ले जाते हुए बोलती है ये कितनी बार हो चुका है। सुकासा बोलता है 3री बार था ये। मिचिरू बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम अग्रीमेंट फॉर्म साइन करवाने में 3 बार फेल हो चुके हो लगातार। सुकासा बोलता है सॉरी। मिचिरू बोलती है ऐसे बंदे से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जिसे यह जॉब रेफरल के थ्रू मिली हो बिना मेहनत करे। तभी आयला कुछ बोलने जा रही होती है, मगर सुकासा बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरू सुकासा की कंप्लेन कर रही होती है। जैक और यासुटाका फिर उसे छेड़ने लगते हैं ये बोल के कि वो सुकासा से फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। मगर मिचिरू गुस्से में आ जाती है और बोलती है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी काजुकी आयला के बारे में पूछती है। मिचिरू बोलती है कि सब ठीक है। और नेक्स्ट सीन में काजुकी सुकासा के पास जाके बोलती है सुकासा तुम काम के बाद फ्री हो ना, और उसे गुस्से में देखती है और सुकासा डरते हुए बोलता है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बार में होते हैं और काजुकी पी रही होती है, जहाँ पे काजुकी उसे बोलती है कि जब काम बिगड़ता है तो आयला की वजह से होता है ना, और उसे आयला को समझने को बोलती है। तभी सुकासा बोलता है मैं आयला के पास नहीं जाना चाहता। ये सुन के काजुकी सुकासा का हाथ पकड़ लेती है और उसको देखने लगती है घूर के, और देखते देखते उसकी उंगली मोड़ देती है और फिर बोलती है मैं ये काम 10 साल से कर रही हूँ और अभी तक आंसर नहीं मिला, मेमोरीज डिस्ट्रॉय क्यों करी जाती है। ये सुन के सुकासा आयला की बात याद करता है, मेमोरीज मिटाने वाली। और तभी काजुकी उसे पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम सुन भी रहे हो। तभी यासुटाका वहाँ पे आ जाता है। सुकासा बोलता है तुम यहाँ। यासुटाका बोलता है मैं यहाँ पे डेली आता हूँ। तभी काजुकी बेहोश हो जाती है ज़्यादा पीने की वजह से।
सुकासा बोलता है अब क्या करें। यासुटाका बोलता है अभी के लिए मैं इसे घर ले जाऊंगा हमेशा की तरह। अब सुकासा वापस ऑफिस पहुंचता है और वहां पे जाके कंप्यूटर पे देखता है एक मैसेज जिसमें होता है कि आयला यूनिट टेस्टिंग रूम में है। वो वहां पहुंच के आयला को एक स्क्रीन पे देखता है जो कि पूल में होती है। वो अंदर जाता है और वहां एक लड़की दिखती है उसे, जो बोलती है हम इन हाउस इंजीनियर है टर्मिनल सर्विस के, मेरा नाम है ईरो और ये है मास्टर मिकी जीरो। सुकासा बोलता है कि आयला कर क्या रही है। ईरू बताती है कि वो उसकी फिजिकल स्किल्स चेक कर रहे हैं और बोलती है कि वो आजकल यहाँ ज़्यादा आ रही है जब से तुम्हारी पार्टनर बनी है, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही जोर दे रही है। अब आयला पानी से बाहर आ जाती है और सुकासा उसे ग्रीट करता है और ये दोनों अब बेंच पे बैठे हुए होते हैं। सुकासा उससे पूछता है कि तुमने ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट कर दी। आयला बताती है कि वो असाइनमेंट में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और सुकासा को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो ट्रेनिंग कर रही है जिससे कि वो पहले की तरह हो पाए। सुकासा उसे बोलता है कि तुम्हें डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए और बोलता है क्यों ना मैं ओनर से बात करूं तुम्हारे बजाय। आयला बोलती है मगर तुम स्पॉटर हो, ये तुम्हारा काम नहीं। मगर सुकासा उसे बोलता है मुझे पता है, मगर हम एक टीम है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और आयला फिर मान जाती है और बोलती है मुझे रेस्ट रूम जाना है और जाते वक्त सुकासा को थैंक यू बोलती है। अब मिचिरो को दिखाया जाता है जो सुकासा के बारे में सोच रही होती है और अगले दिन आयला के पास जाके बोलती है कि तुम सुकासा के बारे में क्या सोचती हो। ये सुन के आयला उसकी तरफ देखने लगती है। मिचिरो बोलती है कि मैं उस वे में नहीं बोल रही, तुम्हारा उसके साथ काम करना मुश्किल होता होगा ना, वो नया है तो तुम उसके बारे में कंप्लेंट कर सकती हो। आयला बोलती है कि बात यह है कि मैं हूँ जो काम बिगाड़ देती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं। ये सुन के मिचिरो गुस्से में आ जाती है और बोलती है मुझे पता था, वो मेरे को गलत रिपोर्ट दे रहा था। आयला मिचिरो को बोलती है सुकासा पे ज़्यादा सख्ती मत दिखाया करो। अब मिचिरो जाती है सुकासा के पास और देखती है कि वो कॉन्स्टेंस से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मिचिरो आके बोलती है तुम दोनों कर क्या रहे हो। कॉन्स्टेंस बोलता है कि सुकासा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ओनर के साथ बात करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये सुन के मिचिरो उसकी तरफ देखने लगती है। इसके बाद वो जैक और सुकासा के साथ बाहर होती है और सुकासा को बोलती है गिफ्टिया और उनके ओनर्स दोनों के पास सोल होती है, तो ओनर और गिफ्टिया दोनों की फीलिंग्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इससे हेड ऑफिस को दिक्कत होती है, मगर काजुकी ने मुझे यही सिखाया है तो तुम भी यही करोगे। सुकासा बोलता है समझ गया, थैंक्स मुझे बताने के लिए। मिचिरो बोलती है जैक चलो, और जाते वक्त बोलती है सुकासा मैंने तुम्हें बहुत सी बेकार चीज़ें बोली पहले, उसके लिए सॉरी। अब रात में सुकासा बैठ के अपनी मैनुअल लिख रहा होता है, तभी यासुटाका वहाँ पे आ जाता है। सुकासा उससे बात करते हुए बोलता है कि कैसे आयला हार्डवर्क कर रही है खुद की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, मगर यासुटाका बोलता है इसका कुछ फ़ायदा नहीं, वो चाहे कितना भी ट्रेनिंग कर ले। सुकासा बोलता है क्या मतलब। यासुटाका बोलता है कि तुमने उसका फिजिकल डेटा तो देखा ही होगा ना, वो गिरते ही जा रहा है। सुकासा बोलता है इसलिए तो वो ट्रेनिंग कर रही है। यासुटाका फिर बोलता है गिफ्टिया को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो कभी कुछ नहीं भूले, तो उसका पहले जैसा स्किल्स अचीव करना पॉसिबल नहीं। उसका ट्रेनिंग करने का कुछ फ़ायदा नहीं, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ये चीज़ उसको खुद को भी पता होगा। अब आयला फिर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और सुकासा उसे देख रहा होता है और फिर याद करता है जब उसने उसे थैंक यू बोला था, और फिर वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा उसी बंदे के पास जाता है जो इन्हें देख के भाग गया था। सुकासा बोलता है वेट, हम SAI टर्मिनल सर्विस से हैं और मैक्स को वापस लेने आए हैं। और इस बार जो है सुकासा मामला को हैंडल कर लेता है और गिफ्टिया रिट्रीवल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यासुटाका काजुकी से बोलता है क्या ये सुकासा की रिपोर्ट है। काजुकी बोलती है हाँ, वो काफ़ी कंपैटिबल है आयला के साथ, जितना मैंने सोचा था उससे। यासुटाका बोलता है ये तो अच्छी बात है, वैसे मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने उसे बताया नहीं। काजुकी बोलते तुम्हारा मतलब क्या है। यासुटाका बोलता है देखो जरा कैसे नाटक कर रही हो, तुमने उसे नहीं बताया ना कि आयला का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा 2000 घंटों में। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा एक रूम में बैठा हुआ होता है जहाँ पे आयला भी होती है और वो चार्जिंग स्टेशन पे बैठी होती है जिसे गिफ्टिया यूज़ करते हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए। सुकासा बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है। आयला लेकिन कुछ बोलती ही नहीं। सुकासा बोलता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला सकता हूँ। आयला बोलती है सुकासा क्या तुम चाय पियोगे। सुकासा बोलता है चाय के बजाय डिनर कैसा रहेगा, मगर आयला कुछ बोलती ही नहीं है। और सुकासा फिर बोलता है ये बहुत ही ऑकवर्ड है। अब कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें रेन सुकासा से बोलता है कि आज से तुम आयला के साथ रहोगे। यहाँ का एक रूल है कि मार्क्समैन और स्पॉटर एक साथ रहते हैं क्योंकि वो पार्टनर्स जो होते हैं।
सुकासा शहरी से पूछता है। शहरी बोलती है हाँ, मैं भी यासुटाका के साथ रहती हूँ, लेकिन वो घर पे होता ही नहीं है ज़्यादातर। रेन फिर बोलता है आयरा कंपनी डॉर्म में रहती है, तो क्या तुम वहाँ पे मूव हो जाओगे? सुकासा बोलता है कब से? रेन बोलता है आज से ही। अब मिचिरू काजुकी से बोलती है उसका मुंह तो देखो ज़रा कैसे बना रहा है। काजुकी बोलती है क्या तुम्हें जलन हो रही है? मिचिरू बोलती है क्या ऐसा लग रहा है मुझे देख के? काजुकी फिर बोलती है इन पे नज़र रखना। अब इसके बाद आयला सुकासा को अपने रूम में लेके जाती है और बोलती है इसे अपना ही घर समझना और मुझे इग्नोर करना। सुकासा ये सुन के बोलता है क्या मतलब? और आयला जाके चार्जिंग स्टेशन पर बैठ जाती है। सुकासा उससे बात करने का ट्राई करता है मगर वो कुछ बोलती ही नहीं। तो ऐसे ये दोनों इस रूम में पहुंचे थे। अब अगले दिन सुकासा आयला की डायरी पढ़ रहा होता है लंच ब्रेक में, जिसमें लिखा होता है आज मेरी काजुकी के साथ लड़ाई हो गई। वो बहुत डरावनी लगती है जब गुस्से में होती है, ऐसे तो उसे कोई हस्बैंड ही नहीं मिलने वाला। ये सब पढ़ के सुकासा मन में बोलता है कि ये डायरी में तो बिल्कुल ही अलग पर्सन है, मैं लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं समझता। तभी वहाँ मिचिरू, जैक और ईरू आ जाते हैं। मिचिरू बोलती है ये क्या पढ़ रही हो? ये तो आयला की डायरी है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये मत बोलना कि। सुकासा बोलता है नहीं तुम गलत समझ रही हो। मिचिरू बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम आयला के साथ कुछ करने का तो नहीं सोच रहे ना? क्या तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है? सुकासा बोलता है एक्चुअली। मिचिरू बोलती है जैसा मैंने सोचा था, ज़ीरो एक्सपीरियंस। सुकासा बोलता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी। मिचिरू बोलती है तुम आयला के साथ रहते हो बिना उस पर गुस्सा हुए, ये मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। जैक बोलता है बोल भी कौन रहा है? मिचिरू ये सुन के बोलती है जैक तुम्हारा मतलब क्या है? जैक बोलता है कुछ नहीं। ईरू फिर बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ सुकासा, तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी कि तुम आयला के साथ रहना कैसे बढ़िया बना सकते हो। नोट्स लिखो, ये एग्जाम में आएगा। तो तुम्हारा सबसे बड़ा मौका वो है जब वो शार ले रही होगी, तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं और अंदर चले जाना। मिचिरू बोलती है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और सुकासा तुम नोट्स लिखना बंद करो, और अगर तुम आयला के साथ सही से बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगी लात मार के। ईरू फिर सुकासा से बोलती है क्या तुम आयला को मेरे लिए कुछ करने को बोल सकते हो? सुकासा बोलता है क्या? ईरू बोलती है आयला को पूछना कि क्या वो ये ट्राई करेगी। आयला किसी से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती और रोने लगती है। अब सुकासा घर पहुंचता है और आयला शार ले रही होती है और वो याद करता है कि ईरू ने बोला था कि अंदर चले जाना, मगर फिर बोलता है नहीं नहीं, और तभी आयला बाहर आ जाती है। सुकासा बोलता है मैं नहीं देख रहा था। आयला उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और सुकासा नीचे गिर जाता है और बोलता है वो मुझे हेट करती है। अब अगले दिन रेन सुकासा के पास आता है जो कि परेशान सा दिख रहा होता है और बोलता है कि क्या हुआ। सुकासा बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आयला के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी आयला आके बोलती है सुकासा अगर एक और कप चाय चाहिए तो बोल देना। अब रेन बोलता है जब वो रूम में होती है तो तुम्हें इग्नोर करती है, और फिर उसे एडवाइस देता है कि मर्द बनो और उसको दिखा दो कि वो तुम पे डिपेंड हो सकती है। अगर सब सही रहा तो वो तुमसे ओपन हो जाएगी। अब रात में सुकासा रूम में होता है और आयला से बात करने का ट्राई करता है, मगर वो नहीं करती। सुकासा ये देख के अपने कपड़े उतार देता है और एक्सरसाइज करने लगता है। वो भी डंबल उठाने लगता है और फिर करते करते उसके हाथ से डंबल छूट जाता है और सीधे जाके दीवार पे लगता है। मिचिरू तभी वहाँ पे आवाज़ सुन के आ जाती है और सुकासा को बिना कपड़ों के देख के उसे घूरने लगती है गुस्से वाली नज़रों से। अब अगले दिन ऑफिस में जैक बोलता है सुकासा मिचिरू बता रही थी कि तुम परवर्ट हो एक नंबर के। इसके बाद यामानोबे उसे एडवाइस देता है कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो खाना बना सकते हैं। और इसके बाद रात में सुकासा खाने बनाने का ट्राई करता है, मगर फिर से गड़बड़ कर देता है और आग लग जाती है और वहाँ पे पानी गिरने लगता है। ये सब सुन के वहाँ पे फिर से मिचिरू आ जाती है और फिर से उसे गुस्से की नज़रों से देखने लगती है। अब अगले दिन ऑफिस में सुकासा कॉन्स्टेंस से एडवाइस लेता है जो उसे आयला के साथ जेंटलमैन की तरह बिहेव करने को बोलता है। और रात में जो है आयला खड़ी होकर जाने लगती है। सुकासा देखता है नीचे उसके कपड़े हैं तो वो जाता है भाग के और उसे रास्ते से हटा देता है, मगर हटाते वक्त खुद जाकर दीवार से टकरा जाता है। और इस शोर की वजह से फिर से मिचिरू वहाँ पे आ जाती है और फिर से सुकासा को देखने लगती है। अगले दिन कॉन्स्टेंस फिर उसे बोलता है कि तुम उसे फ्लावर बुके क्यों नहीं देते। और रात में सुकासा बुके लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है आयला ये तुम्हारे लिए। तभी उसमें से एक मधुमक्खी निकल आती है और सुकासा उसे मारने लगता है। ये सब शोर सुन के फिर से मिचिरू वहाँ पे आ जाती है और मधुमक्खी सुकासा के मुंह पे जाके बैठ जाती है, जिसे देख के मिचिरू जोर से चिल्लाती है और उसके मुंह पे मुक्का मार देती है। इसके बाद अब सुकासा दूसरे कपड़े पहन के आता है जो उसने ईरू से लिए थे
और फिर ट्राई करता है आयला से बात करने का और बोलते बोलते अपने पैर टेबल पे मार देता है। और ये सुन के फिर से मिचिरू वहाँ पे आ जाती है और फिर से उसे देखने लगती है। अब अगले दिन यासुटाका सुकासा से बात करता है और उसे अपनी एक सीक्रेट ट्रिक बताता है और आयला के साथ जबरदस्ती करने की एडवाइस देता है। अब रात में सुकासा आयला से बात करने का ट्राई करता है। आयला बोलती है, क्या तुम चाय पियोगे? सुकासा बोलता है, हाँ। आयला चाय लेकर आती है और उसका पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाती है। सुकासा उसे बचाने का ट्राई करता है और उसके ऊपर गिर जाता है। ये सब आवाज़ सुन के फिर से मिचिरू आ जाती है और इस बार सुकासा को आयला के ऊपर चढ़ा हुआ देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाती है। फिर अगले दिन काजुकी सुकासा से बात करती है और बोलती है कि शायद आयला ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि वो एक मशीन की तरह रहना चाहती है और सुकासा को उसे कहीं बाहर ले जाने को बोलती है। और अब नेक्स्ट सीन में सुकासा प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो आयला को कैसे पूछे चलने को। तभी आयला आ जाती है और सुकासा एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। फिर जाते वक्त सुकासा आयला को बोलता है कि मैं किसी को थैंक करना चाहता हूँ मेरे काम में मदद करने के लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ उसके लिए एक प्रेजेंट लेने के लिए। और आयला मान जाती है। अब ये दोनों शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पे सुकासा बोलता है, तुमने अपनी यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्या तुम्हारे पास नॉर्मल कपड़े नहीं? आयला बोलती है जो मैं घर पे पहनती हूँ। सुकासा उसे फिर एक ड्रेस देता है और बोलता है उसे ट्राई करने को। आयला बोलती है मैं क्यों करूँ? सुकासा बोलता है कि जिसे मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ वो तुम्हारे हाइट की है। अब आयला उसे ट्राई कर रही होती है मगर उसे पहनने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो सुकासा को बोलती है हेल्प करने को। तभी वहाँ एक वर्कर आके बोलती है मिस क्या हुआ? और आयला जो है नीचे गिर जाती है और वो ड्रेस फट जाती है और इन्हें वो खरीदनी पड़ती है। फिर आयला फिर बोलती है मैंने तुम्हारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सुकासा बोलता है कोई बात नहीं। और अभी एलिवेटर पे जा रहे होते हैं। सुकासा बोलता है हम पहले भी मिले थे ना यहाँ पे, क्या तुम्हें याद है? आयला बोलती है हाँ। सुकासा बोलता है उस टाइम तुम क्या लेने आई थी यहाँ पे? और आयला उसे एक हर्ब शॉप पे ले जाती है। सुकासा बोलता है क्लोथ्स के बदले मैं हर्ब्स खरीदूंगा एज अ गिफ्ट, क्या तुम मुझे रिकमेंड कर सकती हो कि कौन से लूँ? आयला बोलती है मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ, मैं उस हिसाब से बताऊंगी। सुकासा बोलता है वो ज़्यादा बोलती नहीं और घर में उसका दिमाग कहीं और ही रहता है और ज़्यादा खाती नहीं वो। आयला बोलती है ये तो काफ़ी अनोइंग पर्सन लगती है। सुकासा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। और अब आयला ग्लासेस लगा लेती है और फिर देखने लगती है। सुकासा बोलता है तुम ग्लासेस पहनती हो? और अब ये हर्ब्स खरीद लेते हैं। सुकासा आयला को थैंक्स बोलता है इसके लिए और फिर सामने अम्यूजमेंट पार्क देख के बोलता है क्यों ना वहाँ पर चले और आयला को वहाँ पे लेके चले जाता है। आयला बोलते है सुकासा हमने गिफ्ट तो खरीद लिया तो हम यहाँ क्यों आए फिर? सुकासा बोलता है जिस पर्सन को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ वो तुम हो। आयला बोलती है अनोइंग पर्सन। सुकासा बोलता है नहीं नहीं। आयला बोलती है मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो तुम फिर? सुकासा बोलता है हम पार्टनर्स हैं तो इसीलिए। आयला बोलती है हम सिर्फ बिजनेस के लिए पार्टनर्स हैं। सुकासा बोलता है मैं तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। ये सुन के आयला बोलती है अगर ऐसा है तो मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे अम्यूजमेंट पार्क में खेलने के लिए नहीं बनाया गया था। और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुकासा की चेन को देखता है एक शॉप पे और नेक्स्ट सीन में यह वापस आ जाता है और आयला को देखता है और फिर ईरू की बात याद करता है कि आयला गिफ्ट्स लेती ही नहीं किसी के। फिर वो उसके पास जाके उसे वो की चेन दे देता है और बोलता है ये मैंने अम्यूजमेंट पार्क से लिया, अगर तुम नहीं चाहती तो इसे फेंक देना। आयला बोलती है सुकासा तुम्हें ऐसे छोड़ के आने के लिए सॉरी। सुकासा तभी कुछ स्नैक्स निकालता है और बोलता है क्या थोड़ी चाय बना दोगी? अब आयला उसके लिए चाय बना के लाती है और उसे पी के सुकासा बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। और अब नेक्स्ट सीन में सुकासा सो रखा होता है और आयला उसी की कीचेन को देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा उठता है और आयला को देख के गुड मॉर्निंग बोलता है। आयला भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और आयला को रिस्पॉन्स देते हुए देख के सुकासा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और गुड मॉर्निंग बोलते ही जाता है पागलों की तरह। ये आवाज़ सुन के मिचिरू वहाँ पे आ जाती है और कहती है शांत हो जाओ। सुकासा उसके पास जाता है और कहता है आयला ने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला। तभी मिचिरू आयला की तरफ देखती है और कहती है ये तो कपड़े बदल रही है और सुकासा को वहां से लात मार के बाहर फेंक देती है। अब नेक्स्ट सीन में ये ऑफिस में होते हैं। मिचिरू आके सुकासा को बोलती है आयला के बारे में सोचना बंद करो। तभी जैक कहता है मैंने आयला को अजीब सी किताब पढ़ते हुए देखा था। हाँ याद आ गया, एक शादीशुदा कपल की किताब थी वो। ये सुन के मिचिरू गुस्से में आ जाती है और आयला को बोलती है क्या तुम सच में इस बंदे के साथ रहना चाहती हो? आयला कहती है अगर सुकासा की बात है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
ये सुन के सुकासा खुश हो जाता है। जैक कहता है आयला का इससे क्या मतलब था। और ये सुन के मिचिरू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सुकासा को कहती है तुम डेस्क साफ नहीं कर सकते क्या। और मन में कहती है मुझे इससे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है। अब काजुकी वहाँ पर आ जाती है और इन्हें इनके काम देती है, लेकिन याजुटाका फिर गायब होता है वहाँ से, जिसकी वजह से जो काजुकी है वो गुस्से में आ जाती है। शेरी कहती है मैं उसे बता दूंगी हमारा काम। अब वो सुकासा को कहती है तुम मार्सिया का काम हैंडल करना। मिचिरू कहती है क्या मैं इस काम के लिए बेटर नहीं रहूंगी। काजुकी कहती है हाँ, लेकिन मैं सुकासा को थोड़ा एक्सपीरियंस दिलवाना चाहती हूँ। इसके बाद रैन इन्हें वॉर्न करता है एक ब्लैक मार्केट रिट्रीवल सर्विस के बारे में, जो सुन के काजुकी कहती है तुम्हारा मतलब वो लोग जो हमारा नाम यूज करके गिफ्टिया को ले जाते हैं। रैन कहता है अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो रिपोर्ट कर देना। यामानोबे अब कहता है काम अच्छे से करना, लेकिन जब वो कहता है तब तक सब जा चुके होते हैं। अब सुकासा और आयला रिट्रीवल टारगेट के घर जा रहे होते हैं। रास्ते में सुकासा आयला से पूछता है कि ये एंड्रॉइड चिल्ड्रन क्या होते हैं। आयला उसे बताती है कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया और उन्हें एंड्रॉइड्स ने पाला, और ये जिसके घर जा रहे हैं वहाँ पे भी एक एंड्रॉइड चाइल्ड ही रहता है। ये डोरबेल बजाते हैं उस घर की और मार्सिया जो कि एक गिफ्टिया है वो गेट खोलती है। ये उनका स्वागत करती है बहुत ही प्यारे तरीके से और बोलती है सोटा स्कूल से आता ही होगा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सुकासा वहाँ लगी पिक्चर्स देख के बोलता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज लगते हो। मार्सिया कहती है वो और मैं काफ़ी टाइम से साथ में है, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे सब संभालेगा। सुकासा कहता है क्या ये सोटा के पेरेंट्स हैं। मार्सिया कहती है हाँ, ये 3 साल पहले गुजर गए। ये बहुत ही अच्छे थे और मेरे को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। मैं इनके साथ शॉपिंग करने भी जाया करती थी और उनके बारे में उन्हें बहुत सारी चीज़ें बता रही होती कि वो क्या क्या करते थे। तभी सोटा आ जाता है स्कूल से और कहता है फिर वही बात कर रही हो, कौन है ये लोग। मार्सिया कहती है ये टर्मिनल सर्विस से आए हैं, मैंने बताया था ना तुम्हें इनके बारे में। सोटा कहता है मार्सिया की बात पे यकीन मत करना, ये सब झूठ है। मार्सिया कहती है तुम सुकासा और आयला को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। सुकासा कहता है हम यहाँ पे तुमसे एग्रीमेंट फॉर्म साइन करवाने आए हैं। सोटा कहता है मुझे बस अपना नाम लिखना है ना, इसे लेके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये। सुकासा कहता है तुम्हें ये नहीं चाहिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। सोटा कहता है तुम्हें समझ नहीं आता क्या बेवकूफ़। मार्सिया कहती है सोटा ऐसे बात नहीं करते गेस्ट से। सोटा बोलता है मुझे तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं, और जाके सुकासा के हाथ से फाइल लेता है और उस पर साइन कर देता है। सुकासा कहता है ऐसा हम तुम्हारी साइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोटा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। मैं समझ गया, तुम भी गिफ्टिया हो, गिफ्टिया बस झूठ ही बोलते हैं। मार्सिया कहती सोटा याद है ना तुम्हारे डैड हमेशा क्या बोलते थे कि दूसरों के साथ अच्छे से नहीं रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। सोटा कहता है मैं मॉम और डैड के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम उनके बारे में जो भी बोलती हो सब झूठ है, और तुमने ना जाने के बारे में भी झूठ बोला था, मुझे पता है। और ये कह के वहाँ से चले जाता है। मार्सिया कहती है जब से मैंने इस अपने लाइफ स्पैन के बारे में बताया है ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है तब से। अब ये ऑफिस में होते हैं। मिचिरू कहती है सोटा को शायद आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो रही है। मार्सिया ने जब से उसे बताया अपने लाइफ स्पैन के बारे में वो तब से वैसे ही बिहेव कर रहा है, और उसने सोचा कि मार्सिया एक गिफ्टिया है, उसकी फैमिली नहीं। खुद के बारे में सब कुछ भूल जाना ये बहुत ही स्केरी है। सुकासा कहता है तो इसलिए ही उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि उसके पेरेंट्स की स्टोरी सब झूठ है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते। मिचिरू कहती है कि हमें उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसे सब प्यार करते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुकासा कहता है थैंक्स, मैं आयरा को बता दूंगा। ये सुन के मिचिरू कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। सुकासा कहता है मगर क्यों। मिचिरू कहती है मैंने बोल दिया बस। अब ऐसे ही कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पे यामानोबे होता है मीटिंग में, और उसके सामने होता है जनरल मैनेजर शिनिया गोडो। इस मीटिंग में डिफरेंट टर्मिनल सर्विस के चीफ भी होते हैं। यहाँ पे जनरल मैनेजर यामानोबे को बोलता है टर्मिनल सर्विस 1 की ओवरहेड कॉस्ट बाकी टर्मिनल सर्विस से 5 गुना ज़्यादा है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ये यामानोबे। वो कहता है मुझे याद नहीं सर, लेकिन सब कुछ करने में खर्चा वगैरह ज़्यादा है। जनरल मैनेजर बोलता है बहाने बनाना बंद करो, और यामानोबे को वार्न करता है कि अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आयला मार्सिया के घर होते हैं और सोटा की एल्बम देख रहे होते हैं पिक्चर की, और वो उसे बताती है कि कल सोटा का बर्थडे है, और उसे एक स्ट्रॉबेरी केक के बारे में भी बताती है जो उसकी मदर उसके लिए बनाया करती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सुकासा कहता है यहाँ और भी पिक्चर्स हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं होगा, और तभी उस एल्बम से एक केक की रेसिपी गिरती है, उसी स्ट्रॉबेरी केक की। मार्सिया कहती है मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, अब मैं केक बना सकती हूँ। सुकासा कहता है क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं तुम्हें। मार्सिया कहती है जरूर, हम सब मिलकर डेकोरेशन भी करेंगे। और आयला को कहती है आयला स्माइल करो जरा, तुम प्रिटी गर्ल हो। लेकिन आयला जो है वो अजीब सी स्माइल देती है उसे।
और आयला फिर याद करती है तभी जब काजुकी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ की यादें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूंगी। यह हम दोनों के लिए बेटर रहेगा। अब अगले दिन सोटा स्कूल के लिए निकल जाता है और जब जा रहा होता है मिचिरू उसके पास आ जाती है और कहती है मैं टर्मिनल सर्विस से हूँ। ये सुन के वो जाने लगता है। मिचिरू कहती है मुझे भी गिफ्टिया ने पाला था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मेमोरीज पे बिलीव करना चाहिए। तुम किसके साथ पिछले 3 सालों से रह रहे हो, तुम्हें याद है ना? वो कहता है वो सारी मेमोरीज झूठ है। अब सुकासा और आयला मार्सिया के साथ केक बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहती है सुकासा क्या तुमने कुछ बनाया कभी? सुकासा कहता है मैंने कुछ टाइम पहले बनाना ट्राई करा था लेकिन आग लग गई थी। तभी बेल बजती है बाहर की और मार्सिया गेट खोलने चली जाती है। अब सुकासा 50 ग्राम बटर निकाल रहा होता है और उसका वजन नाप रहा होता है छोटे छोटे पीसेस करके और आराम से रख रहा होता है और कहता है 50 ग्राम पूरे हो गए। तभी मिचिरू आ जाती है और उसके हाथ से रेसिपी ले लेती है और बोलती है ऐसे काम करोगे तो हो गया बस। सुकासा कहता है तुम और जैक यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है हम यहाँ पर मदद करने आए हैं तुम्हारी। मार्सिया कहती है थैंक्स, वैसे भी सुकासा यहाँ किसी काम नहीं आ रहा था। और मिचिरू बहुत अच्छे से केक बनाना शुरू कर देती है। वो सब कहते हैं तुम कुक हो क्या? मिचिरू कहती है मैं ये सब बचपन से कर रही हूँ, अपने डैड के लिए भी खाना बनाया करती थी मैं। अब ये सब काम स्टार्ट करते हैं। सुकासा लेकिन फिर गड़बड़ कर देता है और मिचिरू उस पर चिल्लाने लगती है और उसका हाथ पकड़ के करवाने लगती है उसे काम। और करते करते उसे शर्म आने लगती है और एकदम से साइड हट के बोलती है ऐसे मुझे मत छुओ। अब ब्रेक के टाइम मिचिरो सुकासा को बताती है कि उसके फादर को 3 साल पहले रिट्रीव करा जाना था और बोलती है मैंने उन्हें रोकने के लिए सब कुछ किया और उसकी वजह से मेरे डैड वॉन्डरर बन गए। सुकासा कहता है ये क्या है? मिचिरू बताती है कि एक गिफ्टिया जब अपनी लाइफ स्पैन क्रॉस कर देता है तो वो सब भूलने लगता है और अपनी पर्सनैलिटी खो देता है। कभी कभी लोगों पे हमला भी कर देता है, लेकिन उनकी मोटर फिर भी काम करती है और वह इधर से उधर घूमते रहते हैं। और रिट्रीवल टारगेट का एक वॉन्डरर में बदल जाना सबसे बेकार चीज है। हमें उन्हें सही से रिट्रीव करना पड़ेगा इससे पहले कि ऐसा केस हो जाए। ये सुन के सुकासा रोने लगता है और मिचिरू को कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मिचिरू कहती है मुझे तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम सब भूल जाओ ये। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी के सब डेकोरेशन कर रहे होते हैं और इनका केक जो है वो फाइनली बनकर रेडी हो जाता है। अब सोटा भी स्कूल से वापस आता है और जैसे ही वो गेट खोलता है ये सब उसे सरप्राइज दे देते हैं। मार्सिया उसे बिठा देती है। वो कहता है मैंने तुम्हें मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोला था, तुम ये सब करोगे फिर भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, ऐसा सेलिब्रेशन मेरे को। और तभी सामने वो स्ट्रॉबेरी केक देखता है और उसे देख के उसके पेरेंट्स के साथ बिताए उसे सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वो रोते हुए केक खाने लगता है और कहता है ये केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मॉम और डैड जो बनाते थे वो बहुत ही अच्छा था इससे। मार्सिया मुझे माफ कर दो तुम्हें झूठी कहने के लिए। मार्सिया कहती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन तुम और मैं एक साथ रहेंगे हमेशा, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है और मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, सोटा कहता है अब तुम कहोगे कि मॉम और डैड भी मेरे साथ है। मार्सिया कहती है हाँ। सोटा कहता है थैंक यू और उसे हक कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में रिट्रीवल डे से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सोटा के घर की बेल बजती है और एक बंदा आके कहता है मैं टर्मिनल सर्विस से आया हूँ, क्या मार्सिया घर पे है? सोटा कहता है सुकासा और आइला कहाँ हैं? वो बंदा कहता है उन्हें कुछ अर्जेंट काम था तो उनके बदले मैं आया हूँ, तो क्या मार्सिया है? और सोटा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में मार्सिया शॉपिंग करके आ रही होती है और तभी वो बंदा जो उसे लेने आया था वो उसके पास आके अटैक कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में सोटा का कॉल आता है सुकासा को और वो उसे कहता है कि मार्सिया अभी तक घर नहीं आई वापस, और ये भी बताता है कि एक बंदा उसे लेने आया था और उसके बारे में पूछ रहा था और उसने उसे बताया कि ये मार्सिया शॉपिंग करने गई है। ये सुन के आइला कहती है कि वो कोई ब्लैक मार्केट रिट्रीवर होगा। सुकासा कहता है मार्सिया के लाइफ स्पैन के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। सोटा कहता है क्या वो आदमी तुम्हारा फ्रेंड नहीं था, क्या तुम उसे मार्सिया को लाने को नहीं बोल सकते? सुकासा कहता है सोटा वो आदमी ने तुम्हें धोखा दिया और मार्सिया को ले गया, टेंशन मत लो, मार्सिया को ढूंढ लेंगे हम और वापस ले आएंगे, तुम बस यहीं पर वेट करना। अब टर्मिनल सर्विस 1 के सभी मेंबर्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सभी अलग अलग होकर मार्सिया को ढूंढने लग जाते हैं। यामानोबे कहता है कि बॉस को ये सब बता देते हैं और वह जनरल मैनेजर को इसके बारे में भी बता देता है। जनरल मैनेजर ये सुन के कहता है आर सिक्योरिटी को बुलाओ, ये एक इमरजेंसी है। और यामानोबे को कहता है तुम ढूंढते रहो उसे, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। अब सुकासा और आइला मार्सिया को ढूंढ रहे होते हैं मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। सुकासा कहता है मिचिरू ने मुझे जो बताया मैं उसको लेके परेशान हूँ। आइला तुम्हें वॉन्डरर के बारे में कितना पता है?
आयला कहती है वॉन्डरर का डिफरेंट केस है, ऐसा नहीं है कि मार्सिया उनमें से एक बन जाए, तो इसलिए अभी के लिए हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। सुकासा कहता है तुमने सही कहा, थैंक्स। अब मिचिरू और जैक इनके पास आते हैं। सुकासा कहता है क्या तुम्हें वो मिली? वो कहते हैं नहीं। अब ये सभी मार्सिया को ढूंढने में लग जाते हैं और टर्मिनल सर्विस 1 के भी सभी मेंबर्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आइला कार में होते हैं और इनके साथ होते हैं काजुकी और कॉन्स्टेंस। सुकासा कहता है हम जा कहाँ रहे हैं? कॉन्स्टेंस कहता है हमें पता चला है कि ब्लैक मार्केट रिट्रीवर सर्विस के हाइड आउट यहीं पर है आगे की साइड। काजुकी कहती है हमें बहुत ही बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। मगर आगे जैसे ही वो जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी है। एक बंदा आके कहता है आगे रास्ता बंद है, आप वापस पीछे मुड़ जाओ। काजुकी कहती है आर सिक्योरिटी, मुझे पता था ये काम के बीच में टांग अड़ाएंगे। सुकासा कहता है आर सिक्योरिटी? आइला बताती है एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म जिसकी बिजनेस पार्टनरशिप है हमारी कंपनी के साथ। काजुकी कहती है हमें यहाँ पे कुछ काम है, हमें अपने सुपरवाइजर से बात करने दो। कॉन्स्टेंस कहता है काजुकी थोड़ा शांत हो जाओ। तभी एक बंदा आता है और कहता है क्या हो गया? और काजुकी और ये एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में काजुकी इसी बंदे से बोल रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे, कितने साल हो गए? 3। तुम कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुंच गए हो। क्यों मिस्टर शिनोनोनो? वो कहता है शिनोनो में। काजुकी कहती है क्या तुम लोग फिर से वही पुराने रीजंस की वजह से बीच में आ रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। वो बंदा कहता है मुझे ऐसे मत देखो, हमारा मकसद बस उन ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स को पकड़ना है। काजुकी कहती है तुम्हारे पास किस तरीके की जानकारी है? वो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? काजुकी कहती है तुम इसे हैंडल कैसे करोगे ये देख के शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। वो बंदा फिर तभी कहता है मैप खोलो। काजुकी कहते हैं तुम तो अच्छे इंसान हो, वैसे इस पोजीशन पे कैसे पहुंच गए? हाँ। वो कहता है सब तुम्हारी मेहरबानी है बस। और मैप को दिखाते हुए वो कहता है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का यूज़ करके हमने उनकी लोकेशन पता लगा ली है और इसलिए ये पूरा एरिया हमने बंद कर दिया है, ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। काजुकी कहती है तो मार्सिया अंदर ही होनी चाहिए फिर। वो बंदा कहता है तो इन गिफ्टिया में ट्रांसमीटर नहीं होता क्या? काजुकी कहती है ये एंड्रॉयड प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ है, ये लीगल वायलेशन होगा ह्यूमन राइट्स का। अब ये सभी एक साथ होते हैं और मिचिरू याद करती है पास्ट सीन जिसमें उसके फादर को गोली मार दी जाती है क्योंकि वो एक वॉन्डरर बन गए थे। अब याजुटा को सुकासा को बोलता है अगर कोई गिफ्ट या वॉन्डर बन जाए तो हमें उनका लिमिटर डिसेबल करना पड़ता है या फिर हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। सुकासा कहता है ये है क्या? शैरी कहती है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सिर्फ स्पॉटर ही इसे यूज़ कर सकते हैं और वो भी सिर्फ इमरजेंसी के केस में। इसके शॉट से गिफ्टिया के सभी फंक्शन रुक जाते हैं। ये एक वायरस डेटा की तरह काम करता है। सुकासा कहता है अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो क्या बाद में वो ठीक हो जाएगी? शैरी कहती है नहीं, और ये सुन के सुकासा शॉक्ड हो जाता है। याजुटा का कहता है हमें मार्सिया को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि नौबत इस पर आ जाए, ये बस हमारी आखिरी चॉइस है तो टेंशन मत लो। अब काजुकी आगे आके कहती है अब से हम आर सिक्योरिटी के साथ काम करेंगे। मिचिरू कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, हम उनके साथ काम क्यों करें? काजुकी कहती है मिचिरू वो बस ब्लैक मार्केट रिट्रीवर को पकड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें मार्सिया पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं आर सिक्योरिटी से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूंगी, हमें मार्सिया को ढूंढना ही होगा। ये सभी चले जाते हैं मगर काजुकी सुकासा को पकड़ के कहती है क्या आइला ये सब झेल पाएगी? फिर कहती है भूल जाओ, अगर आइला को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो। कॉन्स्टेंस अब कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें आइला को वापस काम पे नहीं लगाना चाहिए था? काजुकी कहती है ऐसा लगता है कि जो 3 साल पहले हुआ वही होगा। अब मिचिरू को दिखाया जाता है जो बोलती है पता नहीं हमें उन लोगों के साथ काम क्यों करना पड़ रहा है। सुकासा कहता है तुम उन लोगों को इतना हेट क्यों करती हो? मिचिरू कहती है क्योंकि वो लोग गिफ्टिया को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, उनकी वजह से ही काजुकी की पैर पे चोट लगी थी उस दिन। सुकासा बोलता है क्या इसका कुछ तुम्हारे फादर से लेना देना है? जैक कहता है सुकासा तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे हम? सुकासा कहता है सॉरी। अब मिचिरू उसे लेकिन बता देती है 3 साल पहले की कहानी और बताती है कि 3 साल पहले जब मेरे फादर एक वॉन्डर में बन गए थे तब काजुकी को उन्हें रिट्रीव करने का काम मिला था। मैं ये सब नहीं चाहती थी इसलिए मैं उनके साथ भाग गई थी। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें काजुकी उसके डैड को लेने आती है मगर आर सिक्योरिटी के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर और उसे मारने को कहते हैं। काजुकी इसके खिलाफ होती है और इस चक्कर में उसके डैड अग्रेसिव हो जाते हैं और मिचिरू पे अटैक कर देते हैं। काजुकी उन्हें बचाने जाती है और इस चक्कर में उसके पैर में ही लग जाती है और आर सिक्योरिटी के मेंबर्स ये सब देख के मिचिरू के फादर को शूट कर देते हैं। अब प्रेजेंट में मिचिरू कहती है मुझे पता है सब मेरी गलती है मगर
अगर वो लोग बीच में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। सुकासा कहता है मैं मार्सिया को ढूंढ के रहूँगा। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं और तभी पीछे सोटा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में याजुटाका को दिखाया जाता है और वो ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स का हाइड आउट ढूंढ लेता है। वहाँ पे वो उस बंदे को बेहोश पड़ा देखता है, लेकिन मार्सिया वहाँ पर नहीं होती। इसे देख के याजुटाका बोलता है ये ठीक नहीं है। अब काजुकी सबको इन्फॉर्म करती है कि मार्सिया भाग चुकी है और शायद वॉन्डर बन गई है, हमें उसे रोकना ही होगा। अगर हमने कुछ नहीं करा तो आर सिक्योरिटी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। आयला सुकासा से कहती है अगर हमें मार्सिया मिली तो मैं हैंडल करूँगी सब, अब ये काम मेरा है। और अब ये भाग रहे होते हैं और तभी आयला मार्सिया से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और उसे देख के सुकासा को पीछे हटने को कहती है, मगर तभी वहाँ पर सोटा भी आ जाता है। सुकासा कहता है सोटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मार्सिया पागल सी हो जाती है और आयला पे अटैक कर देती है और सोटा को उठा के वहाँ से निकल जाती है। सुकासा ये सबको बता देता है। काजुकी कहती है मैं इंजीनियर भेज रही हूँ, तब तक सब संभाल लो। आयला के पैर पे भी चोट लगी होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है अब, लेकिन फिर भी वो सुकासा को कहती है मार्सिया के पीछे जाने को। जाते वक्त आयला सुकासा को कहती है हमेशा ब्यूटीफुल मेमोरीज होना अच्छा नहीं होता, जितनी अच्छी यादें होंगी उतनी पेनफुल बन जाती है ये। सुकासा कहता है तो तुम्हें मेमोरीज नहीं चाहिए, इससे मुझे दुख होगा। अब शिनोनोमे बोलता है हम उस वॉन्डर को ठिकाने लगा रहे हैं, मगर काजुकी उसे रोकते हुए कहती है मेरे पैर पे अभी भी दर्द है, तुम्हें पता है। शिनोनोमे कहता है तुमने कहा था कि तुम सब भूल जाओगी। काजुकी कहती है वेल बारिश में मेरा पैर और भी ज़्यादा दर्द करने लगता है और प्रोस्थेटिक सच में एक सरदर्दी है। शिनोनोमे कहता है मैं बस 30 मिनट वेट करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आयला मार्सिया को ढूंढ लेते हैं। सुकासा कहता है मार्सिया मैं तुम्हें और सोटा को बचाना चाहता हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम सोटा को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी, और उसे फिर हाथ देता है। मार्सिया भी धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है और तभी सोटा भी उड़ जाता है और सामने मार्सिया को देखता है। तभी मार्सिया फिर से एकदम से पागल हो जाती है और एकदम से जाके सोटा को पकड़ लेती है। सुकासा अपनी गन बाहर निकाल देता है और मार्सिया पे पॉइंट कर देता है। तभी आयला भी उठ जाती है और भागने लगती है और सुकासा जो है फायर कर देता है मार्सिया पे। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 3 नाम दिखाए जाते हैं, जैक, सुकासा और आयला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें आयला और काजुकी एक साथ होते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और काजुकी कह रही होती है हे ओल्ड मैन, आयला का ध्यान रखना। ये कहता है क्या तुम अकेले जा रही हो, तुम्हें बैकअप का वेट करना चाहिए। काजुकी कहती है इसके लिए टाइम नहीं है और चली जाती है वहाँ से। आयला की हालत काफ़ी ख़राब होती है। नेक्स्ट सीन में काजुकी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। ये सब आयला देख रही होती है और रो रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में आयला और काजुकी फिर से एक साथ होते हैं और आयला काजुकी से माफ़ी मांगती है। काजुकी कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करने की मेमोरीज कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूँगी अब इसके बाद काजुकी आयला के रूम से भी चली जाती है। अब आयला अकेले बैठी हुई होती है और रो रही होती है। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि मार्सिया का केस फिनिश हो चुका होता है और ब्लैक मार्केट रिट्रीवर की ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी जा चुकी होती है। इन्होंने और आर सिक्योरिटी ने मिलकर ये काम किया होता है। काजुकी कहती है इस केस को लेकर आयला और सुकासा को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मार्सिया ने सोटा को पकड़ रखा होता है और सुकासा उसे बचाने के लिए मार्सिया पे शूट कर देता है और मार्सिया नीचे गिर जाती है। इसके बाद आयला भी नीचे गिर जाती है। अब प्रेजेंट में काजुकी सुकासा से कहती है जब तक आयला वापस फील्ड ड्यूटी में ना आ जाए तुम डेस्क ड्यूटी करोगे। अब इसके बाद शाम हो चुकी होती है और सुकासा काम कर रहा होता है। अब आयला को दिखाया जाता है, वो उठती है और सुकासा को देखती है पास में। तभी मिकीजीरो आता है और कहता है इसने तुम्हारे साथ रहने की जिद करी, तुम कल से मूव कर सकती हो, तुम्हारा मेंटेनेंस कुछ और दिन तक चलेगा। और ये कह के वहाँ से चले जाता है। अब आयला सुकासा को देखती है और याद करती है जब काजुकी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूँगी अब, और सुकासा के फेस पे हाथ रख के सहलाने लगती है उसका फेस। कुछ टाइम बाद सुकासा उठता है और पूछता है टाइम क्या हुआ है। आयला कहती है अभी भी रात हो रही है, तुम्हें रूम में चले जाना चाहिए सोने के लिए। सुकासा बोलता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, तुम पूरे 2 दिन से सो रही थी और वो ओल्ड मैन मुझे जाने को कह रहा था, मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी। आयला कहती है क्या? सुकासा कहता है यही कि तुम शायद कभी उठोगी नहीं। आयला पूछती है मार्सिया और सोटा के साथ क्या हुआ?
सुकासा कहता है चिंता मत करो, काजुकी और बाकी सब ने मेरा साथ दिया और हमने सब संभाल लिया है। आयला कहती है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाई। क्या तुम ठीक हो? सुकासा कहता है थैंक्स मेरी चिंता करने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके बाद आयला अकेले होती है और खुद से बोल रही होती है वो स्माइल कैसे करते रह सकता है, और मार्सिया वाला सीन याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में ईरू आयला से कहती है तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो तो काम के बाद यहाँ आ जाना, मैं पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखूँगी। आयला कहती है हाँ समझ गई। अब आयला आ जाती है यामानोबे के पास और वो कहता है क्या तुम ठीक हो? अब रेन बताता है कि मेंटेनेंस टीम थोड़ा और अभी काम करेगी इस पर, और यामानोबे जो आयला को चाय लाने को कहता है। अब आयला उसके लिए चाय बना के लाती है। अब सुकासा भी यहाँ पर आ जाता है और आयला को गुड मॉर्निंग बोलने ही जा रहा होता है कि तभी याजुटाका आ जाता है और सुकासा को उसके साथ ड्रिंक करने चलने को कहता है। सुकासा मना करने लगता है। शैरी याजुटाका को कहती है इतनी सुबह सुबह ये सब बकवास बंद करो। याजुटाका इसके बाद आयला से डेट पर चलने को पूछता है। आयला उसे इग्नोर कर देती है और याजुटाका बोलता है मेरा कमज़ोर दिल तो टूट ही गया, और फिर सुकासा को अपने साथ चलने को बोलने लगता है। फिर से आयला का ध्यान सुकासा की तरफ होता है और वह यामानोबे की चाय पे ध्यान ही नहीं देती और सब नीचे गिरने लगती है। नेक्स्ट सीन में आयला डेस्क के पास आती है। सुकासा बोलता है काम पे अलग अलग आना काफ़ी अजीब है ना, हम एक साथ जो आया करते थे। तभी आयला कहती है सुकासा तुम्हारी स्माइल काफ़ी अच्छी लगती है। ये सुन के सुकासा और मिचिरू हैरान हो जाते हैं। सुकासा कहता है तुमने तो शॉक ही कर दिया मुझे, थैंक्स। ये सब सुनने के बाद जो मिचिरू है वो आयला से पूछती है कि क्या सुकासा ने उसके साथ कुछ किया, और ईरू भी बोलने लगती है हमारे प्योर हार्टेड आयला के साथ उल्टी हरकतें करना माफ़ी लायक नहीं है। मिचिरू बोलती है इस बार उसे रूम से बाहर फेंकना होगा, और ये दोनों आयला से पूछने लगते हैं कि हुआ क्या। आयला कहती है बात यह है कि मैं सुकासा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही, मैं उसे देखने लगी वो जहाँ भी जाता। मैंने कुछ दिनों पहले इस पे ध्यान दिया। मिचिरू कहती है इसका मतलब क्या हुआ? ईरू कहती है ये तो लव है। मिचिरू चिल्लाती है वेट, लव? ईरू बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी और हम सुकासा पे 24 घंटे नज़र रखेंगे और देखेंगे कि वो क्या करता है। हम कल से अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। मिचिरू कहती है ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगी, लेकिन अगले दिन मिचिरू उनके साथ ही खड़ी होती है। ईरू सुकासा को देख रही होती है और बोल रही होती है ये पढ़ क्या रहा है? आयला कहती है शायद मेरी डायरी। उसने कहा था कि वो टर्मिनल सर्विस के रूल्स लर्न करना चाहता है, तो मैंने उसे अपनी डायरी दे दी क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे वो जल्दी लर्न करेगा। ईरू कहती है उस छोटी सी डायरी में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा है राइट? वो कितना लकी है, मैं भी वो पढ़ना चाहती हूँ। आयला कहती है मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टिंग बुक है। ईरू कहती है सुकासा स्माइल कर रहा है उसे पढ़ के, ये काफ़ी क्रीपी है। आयला बोलती है तुम भी काफ़ी क्रीपी हो। तभी एकदम से ईरू के हाथ से बाइनोकुलर छूट जाते और वो नीचे गिर जाती है। शैरी ने सेंस कर लेती है और सुकासा को बताती है कि कोई उन पर नज़र रख रहा था। शायद ब्लैक मार्केट रिट्रीवर के बचे हुए लोग हैं जो उन पर अटैक प्लान कर रहे हो। रैन कहता है अगर वो प्लान कर रहे हैं तो वो हेड ऑफिस को टारगेट करेंगे। दूसरी तरफ ईरू और आयला काफ़ी डरे हुए होते हैं और शैरी की स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं। ईरू लेकिन कहती है इतनी सी बात से हम हार नहीं मानेंगे। मिचिरू कहती है मैं इसका पार्ट नहीं हूँ अब, और वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद ईरू और आयला सुकासा पर नज़र रख रहे होते हैं हर जगह। पहले रेस्टोरेंट में जहाँ आयला गिर भी जाती है, फिर जब सुकासा कॉन्स्टेंस की हेल्प कर रहा होता है तब, और इसके बाद जब सुकासा रैन और काजुकी के साथ होता है तब भी। रैन सुकासा को कहता है कि उसे अब घर जाना होगा वरना उसकी वाइफ गुस्सा करेगी, और वहाँ से चले जाता है। काजुकी कहती है वो कहाँ जा रहा है? सुकासा बोलता है कि शायद रेस्टरूम में, वैसे तुमने ज़्यादा पी ली है। काजुकी उसे पकड़ लेती है और कहती है मुझे मत बताओ, और सुकासा को वो देर रात तक अपने साथ बिठाए रखती है और फिर छोड़ती है। अब सुकासा नहाने जाता है और ईरू और आयला यहाँ भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, और इन्हें यहाँ पे देख के सुकासा जोर से चिल्लाता है। इसके बाद शैरी ईरू को पकड़ के यहाँ से ले जाती है और मिचिरू आयला से पूछती है कि तुम सुकासा को अपने माइंड से क्यों नहीं निकाल पा रही। और अब ये दोनों एक जगह पे बैठे हुए होती हैं। मिचिरू बोल रही होती है तो तुम्हें समझ नहीं आता कि वो स्माइल कैसे करता रहता है?
मार्सिया वाले इवेंट के बाद भी आयला कहती है, क्या सुकासा भूल चुका है? मुझे नहीं पता कि सुकासा कैसा फील कर रहा है। मिचिरू अब बताती है कि काजुकी और वो सोटा से मिलने गए थे, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि मार्सिया के साथ क्या हुआ, और वहाँ पे इन्हें सुकासा मिला। उसे डेस्क पे होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी सोटा के पास गया माफ़ी मांगने। अब पास सीन में दिखाया जाता है सुकासा सोटा के पास आया हुआ होता है। सोटा उससे कहता है, मार्सिया कहाँ है? मैं उसे गुड बाय भी नहीं बोल पाया। इसके हाथ से बॉक्स गिर जाता है जिसमें उसके और मार्सिया के पिक्चर्स होती हैं। ये सुकासा से कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मार्सिया को वापस लाओगे। सुकासा बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सोटा कहता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और रोने लगता है, और सुकासा भी रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है। अब प्रेजेंट में मिचिरू आयला को बताती है कि काजुकी ने उसे सुनाया था फिर इसके बाद, और उसकी वजह से वो शायद ये कभी ना भूल पाए, और शायद वो ये भूलना भी नहीं चाहता। आयला कहती है, अगर ऐसी बात है तो सुकासा हमेशा स्माइल क्यों करते रहता है? मिचिरू कहती है, किसे पता वो क्यों करता है, शायद वो सैड है इसलिए। नेक्स्ट दिन में याजोटाका जो है गोडो से मिलता है एक बार में, और यहाँ पर कहता है, तुम ही थे ना जिसने आर सिक्योरिटी को लास्ट केस में इन्वॉल्व किया। गोडो कहता है, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। इसके बाद जो है आयला का चेकअप हो रहा होता है। मिकीजीरो कहता है, आज के लिए बस इतना ही, कोई मेजर इशू नहीं है। और काजुकी के पूछने पर कहता है, कल से यह फील्ड ड्यूटी में जा सकती है और आज रात रूम में। आयला कहती है, कुछ टाइम से मैं काम के बीच आ जा रही हूँ, क्या तुम श्योर हो कि मुझे फील्ड ड्यूटी में दोबारा जाना चाहिए? काजुकी कहती है कि क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती काम पे? आयला कहती है, मैं शायद फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दूँ। काजुकी कहती है, ये सुकासा डिसाइड करेगा, और उसे स्टाफ काट देती है। इसके बाद जो आयला है वो रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे सुकासा नहीं होता। वो वहाँ बैठी रहती है लेकिन सुकासा नहीं आता, और फिर वो बाहर चले जाती है और एक रूम में सुकासा और काजुकी को बात करते हुए सुनती है। फिर काजुकी उसे बोल रही होती है, आयला पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी है और इस सब का थैंक्स तुम्हें जाता है। और सुकासा कहता है, मैं हैप्पी हूँ। काजुकी फिर कहती है, लेकिन आयला के पास सिर्फ 1000 घंटे बचे हैं, मतलब 1 महीने के अराउंड। टाइम आने पर हमें बाकी गिफ्टिया की तरह आयला को भी रिट्रीव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसके बारे में अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, आई एम सॉरी। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहोगे आयला के साथ, और या फिर रिलेशनशिप एंड कर दोगे और एक नई गिफ्टिया का वेट करोगे? अगर तुम उसे अपना पार्टनर बनाए रखते हो, तुम्हारी पार्टनरशिप 1 मंथ में एंड हो जाएगी उसके साथ। ये सब सुन के आयला जाने लगती है। तभी सुकासा कहता है, मैं आयला के साथ रहना चाहता हूँ एंड तक, और मैं सोच भी नहीं सकता आयला के अलावा किसी के साथ रहना। ये सब आयला सुनती है और सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सुकासा रूम में वापस आ जाता है और आयला वहाँ पर बैठी हुई होती है। सुकासा उसे कहता है, वेलकम होम आयला, और आयला भी उसे कहती है, वेलकम होम सुकासा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।